फ्रेंड्स, माई सेल्फ एम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जो भी टॉपिक आपके साथ में शेयर करूं वो आपको प्राप्त हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की बहुत सी विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ विशेषताओं को मैं यहाँ पर नोट करके आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर जो संविधान है उसके अंदर उन सभी चीज़ों को समाहित कर लिया गया है, जिससे ये पता चल सके कि इंडिया की गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, न्यायपालिका हो, वो किस प्रकार से फंक्शंस करेगी, नागरिकों को कौन कौन से राइट प्राप्त है, स्टेट के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, ये सभी चीज़ें हम इन विशेषताओं से आज क्लियर करेंगे। तो भारत के संविधान की जो सबसे पहली विशेषता है वो है विशालतम संविधान। विश्व के जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं उन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे विशाल कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। जैसे अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ की लोकल कस्टम प्रथाओं पर डिपेंड करता है और वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। परंतु भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जितने भी वर्ल्ड के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनमें सबसे विशाल का जो संविधान है वो भारत का है। अब भारत का जो ये संविधान है ये इतना विशाल क्यों हो गया? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। यहाँ की भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी बातों को भारत के संविधान में समाहित किया गया है, जिससे भारत का संविधान एक बहुत बड़ा विशाल संविधान बन गया है। जब मूल संविधान भारत का बना था उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जिनमें समय समय पर अमेंडमेंट होते रहे, जिससे अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती रही, जो पार्ट्स हैं उनकी संख्या बढ़ी, अनुसूचियों की संख्या बढ़ी। 8% जो भारत का संविधान है उसमें अभी भी आर्टिकल 395 ही है। जो आर्टिकल बड़े हैं वो जैसे 41A हो गया या आर्टिकल 21A हो गया, ABCD करके आर्टिकल्स को बढ़ाया गया है। पार्ट की संख्या 22 है, जबकि अनुसूचियाँ हैं उनकी संख्या 8% 12 है। तो ये जो भारत का संविधान है इसमें प्री के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि जो भारत का संविधान था उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ? तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अंदर हुआ, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। दूसरा, लास्ट जो अमेंडमेंट कब हुआ? तो वो हुआ 2019 के अंदर, जिसको हम 104वां संविधान संशोधन बोलते हैं, जिसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें हैं उनको आगे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो भारत का ये जो संविधान इतना विशालतम है, सर आइवर जेनिंग्स है उन्होंने भी भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान कहा है। सेकंड विशेषता है भारत का संविधान एक प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है। तो प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल नीतियों को खुद डिसाइड कर सकता है, वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियों को अपनी इच्छा से खुद स्वयं निर्धारित कर सकता है। लोकतंत्रात्मक की जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो जनता के द्वारा स्थापित की जाती है और जनता के लिए ही स्थापित होती है। जो पब्लिक है वो 5 साल के लिए गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है और नेक्स्ट 5 ईयर के बाद में वो अपनी पसंद से किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकती है।
तो जो लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि गवर्नमेंट होती है वो जनता ही स्थापित करती है और जनता के लिए ही होती है। पंथ निरपेक्ष, तो ये जो पंथ निरपेक्ष है ये 42 जो अमेंडमेंट हुआ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का कोई भी राजधर्म नहीं है, सभी धर्मों को समानता के साथ व्यवहार किया जाएगा। समाजवादी, गणराज्य, इन दोनों को भी 42 अमेंडमेंट के द्वारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शामिल किया गया। समाजवादी लोगों के बीच में जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। और गणराज्य यानी जो संविधान लागू हुआ उससे पहले जो वंशानुगत परंपरा थी, यानी राजा का जो पुत्र है वो ही राजा बनेगा, उसको समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की गई है। जो राष्ट्रपति है वो अब निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत परंपरा के अकॉर्डिंग स्थापित किया जाएगा। तीसरा है विभिन्न देशों के संविधान की विशेषताओं का समावेश। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जब निर्माण हो रहा था तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने विश्व के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का गहराई से अध्ययन किया और उन देशों की जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने का प्रयास किया, जिनमें मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है उसको हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया। फिर जो रूल ऑफ लॉ है या संसदीय प्रणाली की जो हमारी सरकार है इसको हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से ले लिया। जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से ले लिए। इसी प्रकार से जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उससे भी हमने काफ़ी सारी चीज़ों को अपने संविधान के अंदर एडॉप्ट किया है। फॉर मूल अधिकार, मूल अधिकार जैसे मैंने अभी आपको बताया हमने कहाँ से लिए, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या होते हैं मूल अधिकार? मूल अधिकार की कोई डेफिनेशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, बल्कि हम विभिन्न केसेस का अध्ययन करें तो उससे ये निकल कर आता है कि फंडामेंटल राइट वे राइट है जो व्यक्ति के सर्वांगीण बहुमुखी विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भारत के संविधान के आर्टिकल 12 से लेके 35 के अंदर फंडामेंटल राइट बताए गए हैं। 5 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से 51 है उसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से एडॉप्ट किए हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य है जिन्हें गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेके आती है तो उन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखती है जिससे पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर कल्याण हो सके। जो ये नीति निर्देशक तत्व है इनको ऑस्टिन ने क्या कहा है, राज्य की आत्मा के नाम से कहा है। तो आपसे आरजे स्प्री के अंदर या जेएलओ के अंदर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पुटअप कर लिया जाए कि राज्य की आत्मा किसे कहा गया है, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनको। 6 नंबर पॉइंट, नमनीयता व अनमनीयता का मिश्रण, कि भारत का जो संविधान है वो ना तो बहुत ज़्यादा लचीला है और न ही बहुत ज़्यादा कठोर है। यानी भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको बहुत इजीली अपन अमेंडमेंट कर सकते हैं और कुछ ऐसे प्रोविजंस भी है जिनको अमेंडमेंट के लिए विशेष बहुमत प्लस जो हमारे स्टेट है उनके आधे से अधिक जो विधानमंडल है उनका समर्थन आवश्यक है। केंद्रोन्मुख संविधान, भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है जहाँ पर जो सेंटर है और स्टेट है उनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो भारत का संविधान केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन कर सकता है कि जो राष्ट्रीय हित के विषय है उन पर केंद्र विधि बनाएगा, जो राज्य हित के विषय है उस पर राज्य कानून बनाएगा। परंतु कुछ आपातकालीन परिस्थितियां हो जाती है, उस समय जो हमारा संविधान है वो संघात्मक से एकात्मक रूप धारण कर लेता है, यानी सारी की सारी शक्ति केंद्र के पास में आ जाती है। वयस्क मताधिकार, भारत के जो संविधान है उसके द्वारा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, चाहे वह मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, उनको वोट देने का राइट है। यानी 18 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को अपने मतदान के द्वारा अपनी पसंद के व्यक्ति को निर्वाचित करके लोकसभा, राज्यसभा या राज्य के विधानमंडल के अंदर भेजने का राइट है। स्वतंत्र न्यायपालिका,
भारत के अंदर एकल न्यायपालिका यानी सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही न्यायपालिका है, जबकि अमेरिका को हम देखें तो वहाँ पर सेंटर के लिए अलग न्यायपालिका है और स्टेट के लिए अलग। भारत में एक ही न्यायपालिका है और वो स्वतंत्र है, उस पर किसी भी सेंटर या स्टेट का कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं है। जब कभी भी केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से उस विवाद का निपटारा करने का प्रयास करती है। एकल नागरिकता, अमेरिका के संविधान के विपरीत भारत के संविधान के अंदर यहाँ का जो नागरिक है उसको केवल एक नागरिकता प्रदान की गई, यानी वो केवल भारत का नागरिक होगा, न कि उस राज्य का भी जहाँ पर वो निवास करता है। जबकि अमेरिका के संविधान के अंदर जो वहाँ का नागरिक है वो न केवल अमेरिका का नागरिक होगा बल्कि जिस स्टेट के अंदर वो रह रहा है उसको वहाँ की भी नागरिकता प्राप्त होगी। परंतु भारत के अंदर केवल सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न किया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, भारत के अंदर एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। कहने का क्या मतलब है कि भारत का खुद का कोई राजधर्म नहीं होगा, किसी धर्म के साथ वो भेदभाव नहीं करेगा, सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। नागरिकों के मूल कर्तव्य, जो 42 अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा भारत के संविधान के अंदर भाग 4A के अंदर आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य बताए गए। जैसे यहाँ पर मूल अधिकार दिए गए हैं उसी प्रकार से कुछ नागरिकों के ऊपर कर्तव्य भी डाले गए हैं जिन कर्तव्यों को से पालना करना आवश्यक है। जैसे हमारे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना रखें, वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें, हमारी जो संस्कृति है उसकी रक्षा करें। संसदीय प्रणाली की सरकार, भारत के अंदर एक संसदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना की गई है। जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले हमारे यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संसदीय प्रणाली की सरकार लागू थी और इंडिया उस प्रणाली से क्या अभ्यस्त हो चुका था, इसलिए उसको चेंज न करते हुए संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना की। यानी यहाँ पर राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख, राष्ट्रपति के पास में समस्त शक्ति नहीं होती बल्कि प्रधानमंत्री के पास में मैन पावर होती है और वह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। तो जो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें पब्लिक निर्वाचित करके वोट देके लोकसभा में राज्यसभा में भेजती है और फिर वो क्या है सरकार को चलाते हैं। तो ये हमारे भारत के संविधान की हमने कुछ एक विशेषताएं देखी। इन विशेषताओं में से आपके आरजेएस प्री में तो काफ़ी क्वेश्चन पुटअप हो ही सकते हैं, बल्कि जो स्टूडेंट लॉ कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, उनके भी ये 20 मार्क्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। हम नेक्स्ट वीडियो में अगला जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर, ये भारत के संविधान की प्रकृति क्या होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।